Hello students, a very good evening to all of you. Jai Shri Krishna, Jai Shri Radhe. So, let's start the session. शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहले तो ये बताओ कल का सेशन कैसा था, कितनी बात समझ में आई? कितने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर हैं? कल किसी ने कुछ जो है वो डाटा में मिसमैच भी बताया था अपनी एंड से। डेफिनेटली अनुज भाई, हम इस पर प्रॉमिस्ड वर्क करेंगे। अच्छा, कल भी बहुत शांति से ही हम लोग चल रहे थे और कोशिश करेंगे आगे जितने भी सेशंस होंगे धीरे धीरे। अपन को देखो वो नहीं है, आई डू नॉट वांट टू प्रूव दैट हाउ मच आई नो अबाउट द लिटरेचर, वो अपन को प्रूव नहीं करना है। हमारा एकमात्र जो है वो ध्येय ये होता है कि स्टूडेंट के लिए वो कितना बेनिफिशियल है और एग्जाम में वहां से कितना पूछा जाएगा। होप आपने कल का सेशन एंजॉय किया हो, आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आया हो। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से जो है वो कंफर्म कर दो, वॉइस वगैरह का तो कोई इश्यू नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हमारी सेकंड क्लास है ओल्ड इंग्लिश पीरियड को लेकर, और इसके बाद में हम शुरू करेंगे चौसर से, है ना। कल से हम स्टार्ट करेंगे चौसर से, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। मैं आपके कमेंट्स को विजिबल कर लेता हूं। गॉट इट। थोड़ा सा रिवाइज कर ले चीजों को शुरुआती 10 मिनट में, ताकि डेली रिवीजन होगा तो चीजें और बेहतर तरीके से हमें तैयार होगी, या मैं कहूं कि हमें और बेहतर तरीके से याद होगी। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोगों ने देखा था कि सर हिस्ट्री की अगर बात करें, एंग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करें, तो ये 449 से 1066 का जो है वो समय बताया जाता है। और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये कहता है कि शुरुआत में 449 से पहले इंग्लैंड का या उस भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था। इसके पहले जो है वो यहां सेल्टिक लोग रहा करते थे। इस आइलैंड पे जो है वो क्या रहा करते थे? सेल्टिक लोग जो है वो निवास किया करते थे। सेल्टिक प्रजाति ब्रिटेन जो है वो निवास किया करती थी। 43 में रोमन्स ने जो है वो क्लाडियस के नेतृत्व में इंग्लैंड पर यानी उस आइलैंड पर जो है वो आक्रमण किया, और वहां पर उसका जो है वो उसे एक तरीके से डोमिनेटेड जो है वो बनाया, डोमिनेंस किया, अपना प्रभुत्व जमाया। उसके ठीक बाद में अगले पॉइंट ऑफ व्यू में हम चले किसकी तरफ? 410, जहां रोमन्स वहां से चले जाते हैं और अब आइलैंड जो है वो बिल्कुल खाली है। 449 में वहां एंगल्स, सेक्शंस और जूट, 3 प्रकार की जो है वो जातियां वहां आती है नदन जर्मनी से, और यहां ये किसके नेतृत्व में आती है? हेनिस्ट और होर्सा के जो है वो नेतृत्व में आती है। इंग्लैंड नाम आपका इंग्लैंड जो है वो कहां से पड़ा? एंगल लैंड से पड़ा, और ये एंगल जो है वो इसी प्रजाति के नाम पर जो है वो देखा गया। इससे पहले इनका जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू था वो पैगन था, यानी बहुदेववादी था। नेचर की पूजा ये लोग किया करते थे। फिर ये जैसे ये जातियां आई तो उसके बाद में भी कोई विशेष बदलाव इसमें नहीं आया, यानी धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो वही रही। बट 597 में उस समय की जो है वो कुछ समय बाद में 597 में संत यानी सेंट जो है वो अगस्तीन आते हैं रोम से, और वो यहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव डालते हैं, यानी क्रिश्चियन धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं, और वो लोगों को क्रिश्चियन धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर उसके बाद में यहां से जो है वो दिस इवेंट ब्रोट लेटिन इन्फ्लुएंस एंड एजुकेशन, और क्रिश्चियनिटी आने के बाद में लेटिन का इन्फ्लुएंस भी आता है, और शिक्षा पर भी जो है वो विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी शिक्षा को और बेहतर जो है वो प्रमोट करने के लिए उस समय पर एक राजा 871 से 899 किंग अल्फ्रेड द ग्रेट आते हैं, और किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि वो क्या थे? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज थे। इन्होंने सबसे पहले जो है वो प्रोज को यूज किया। डन। और इन्होंने जो है वो मेनली किस पर जो है वो ध्यान दिया? एजुकेशन पे ध्यान दिया, या फिर लेटिन जो था उसको कन्वर्जन पे ध्यान दिया, यानी उस भाषा को जो है वो एक तरीके से ट्रांसलेशन पे ध्यान दिया, नेटिव लैंग्वेज में उसे चेंज करवाया। यहां तक की बात हम लोगों ने कल की थी। उसके बाद में 1066 में नॉर्मन विजय होती है, और नॉर्मन विजय के साथ में ही एंड हो जाता है किसका? ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। आज अपन वो वाला नॉर्मन विजय वाला पीरियड भी पढ़ लेंगे। फिर हमने यहां पे बात की थी, मैं थोड़ा स्पीड से इनको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, कि पोइट्री फर्स्ट, प्रोज सेकंड, है ना। प्रोज लेटर, पहले पोइट्री आई,
यहां पर, और उसके बाद में जो है वो प्रोज आया। अनोनिमस ऑथरशिप कहने का मतलब है कि जितने भी राइटर हुए उनमें से कुछ ही लोगों के नाम जो है वो लिए गए, यानी उन राइटर्स में से कुछ ही प्रख्यात या जो है वो ज्ञात राइटर हुए, एक जिनमें से कैडमोन, साइनवुल्फ या किंग अल्फ्रेड थे। कैडमोन आपके फर्स्ट जो है वो क्रिश्चियन राइटर हुआ करते हैं। उसके बाद में बात आती है ओरल ट्रेडिशन की, अलिटरेटिव वर्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलिटरेटिव वर्स जिसमें राइम नहीं है, रिदम नहीं है। क्या नहीं है? रिदम नहीं है। स्ट्रेस के बेसिस पे जो है वो काम चल रहा है, स्ट्रेस के बेसिस पे जो है वो हम लोग डिपेंडेंट है, या अलिट्रेशन का यूज किया हुआ है। एक बहुत प्यारी डेफिनेशन मैंने कहा था कैनिंग्स, इस काल जो है वो कालखंड के दौरान, मैं थोड़ा हिंदी यूज कर रहा हूं हिंदी वालों के लिए, मतलब इस एज या इस जो है वो टाइम के दौरान कैनिंग्स का यूज किया गया। और कैनिंग्स जो है वो आपकी क्या होती है सर? ये कंपाउंड मेटाफर होती है। क्या होती है? कंपाउंड मेटाफर होती है, और उनका यूज भी इसमें किया गया। थीम्स उस समय पे हीरोइज्म, फेट, लॉयल्टी, रिलीजियन और आपका जो है वो मेलैंकोली थीम रही। खासतौर से आपको बहुत ही फेमस वर्क उस समय का या एक एपिक जो है वो देखने को मिला, और उस एपिक का नाम था बीवुल्फ। क्या नाम था? बीवुल्फ। यहां मिक्सचर ऑफ पैगन और जो है वो क्रिश्चियन स्पिरिट थी, यानी 449 से पहले मूल तौर पे 597 से पहले भी जो है वो किसका प्रभाव दिखाई पड़ता था? पैगन जो है वो प्रभाव दिखाई पड़ता था, डोमिनेंस दिखाई पड़ता था। और उसके बाद में संत अगस्तीन के आने के बाद में जो है वो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। और आपका साथ में जो है वो ये छोटे छोटे 2 पॉइंट्स और है। यहां से एक बार वापस देखना, एक मैंने कहा था इसको याद रखना, विडशिथ द फार ट्रेवलर पहली आपकी जो है वो ओल्डेस्ट इंग्लिश पोएम है 150 लाइन की। आपका सेकंड है डेओर्स लेमेंट। लेमेंट कहने में जो है वो विलाप दिखाई पड़ता है, कई बच्चों को लगता है कि ये जरूर एलिजी होगी, हालांकि ये एलिजी नहीं है। डेओर्स लेमेंट जो है वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है पर्सनल पोइट्री का। अर्लीस्ट एग्जाम्पल है किसका? पर्सनल पोइट्री का। उसके अलावा वेल्डेयर आपका जो है वो बीवुल्फ एपिक है, महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य आपका जो कंबाइंस है पैगन हेरोइज्म एंड क्रिश्चियन मोरालिटी को, है ना। इसमें जो है वो हेरोइक डीड्स का वर्णन किया गया 3183 लाइन का। और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है आपका, तीनों को देख लो, बाकी दोनों ये द बैटल ऑफ ब्रनबर्ग और आपका जो है द बैटल ऑफ माल्डन, द बैटल ऑफ ब्रनबर्ग और माल्डन, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। डन। फिर हम लोगों ने यहां से बात की थी कुछ फेमस एलिजीज की जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इनमें से वैसे तो सारी ही याद करनी है, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वंडरर और एक सी फारर। वंडरर जो है वो भगवान से मतलब रिटेनर मॉन्स हिज लॉस्ट लॉर्ड, है ना, भगवान को खोने के लिए ड्रीम्स ऑफ रीयूनियन, भगवान से वापस मुलाकात होगी, इस प्रकार का जो है वो एक वर्क है जिसमें लेमेंट किया गया है। और सी फारर जो है वो एक सेलर का सी के प्रति जो है वो प्रेम है, और उससे अलग होने की जो है वो बातचीत इसमें दिखाई गई है। तो उसको लेकर एक जो है वो क्या लिखी गई है? एलिजी लिखी गई है। वाइफ्स लेमेंट, वाइफ का हस्बैंड से जो है वो सेपरेशन होना। हस्बैंड्स मैसेज, जब वाइफ को एग्जाइल मिलता है, वो अलग रह रही होती है, तो वो वापस उसे ज्वाइन कर ले, इसको दुख प्रकट करते हुए हस्बैंड्स मैसेज नाम से एक एलिजी जो है वो उस टाइम की प्रमुख एलिजी है। उसके बाद में नंबर आता है किसका? सब कुछ क्रिश्चियन और रिलीजियस पोइट्री की अगर बात करें तो एक सबसे फेमस आपके कैडमोन 657 से 680 जो क्रिश्चियन पोइट है इंग्लैंड के, ना, पहले आपके फर्स्ट नॉन क्रिश्चियन पोइट अगर आपसे पूछा जाए तो वो है कैडमोन। और उसके अलावा इनके जो है वो वर्क्स कैसे थे? इनके जो वर्क्स थे वो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, है ना, 3-4 मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको बताई थी, जूनियस भी है आपका, ठीक है। अब देखो जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल और क्रिस्ट एंड सैटन जो है वो ये सब के सब इनके क्या है? बाइबलिक जो है वो पैराफ्रेजेस से लिए हुए वर्क्स हैं। फिर नंबर आता है किसका? साइनवुल्फ का। और साइनवुल्फ सेकंड जो है वो आपके फेमस पोइट कह दो या उस समय के, इन्होंने एक खास जो है वो साइंड जो है वो यूज किया था, साइंड हिज वर्क यूजिंग रूनिक लेटर्स। तो रूनिक लेटर्स जो है वो किसने साइन किया? तो वो है आपके साइनवुल्फ। इनके कुछ खास वर्क जो है वो एलेने, जुलियाना, क्रिस्ट और द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स, लेजेंड्स ऑफ द अपोस्टल्स जो है वो पहचाने जाते हैं। इसके अलावा फिर नंबर आता है आपका इन 3, अच्छा सॉरी, पहले है जो है वो आपके प्रोज राइटर जिसमें अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट का नाम आता है। और किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो कौन है आपके? सर इनका जो है वो मेनली इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। इनका एम था एजुकेट द इंग्लिश, अंग्रेजों को एजुकेट करना और लेटिन को ट्रांसलेट करना अपनी नेटिव टंग में, नेटिव लैंग्वेज में, ताकि बेहतर समझा जा सके। और इन्होंने जो है वो कुछ खास वर्क्स पर भी जो है वो काम किया। फिर आता है आपका अल्फेरिक, उसके अलावा जो है
वो आपका वुल्स्टन और बायरफर्थ है ना, ये तीनों जो है वो इनको भी थोड़ा जो है वो बेटर तरीके से याद रखना। अगर अपन बात करें अल्फ्रिक के बारे में तो ये जो है वो ग्रामेरियन है, होमिलिस्ट जो है वो इन्हें जाना जाता है। इनके कुछ वर्क, इसमें से एक जो है वो ये थोड़ा सा देखना, ये कल थोड़ा आई थिंक मेरे ख्याल से इस पर इतना ध्यान हम नहीं दे पाए थे। जो वुल्फस्टन है 1002 से 1023 तक इनका जो समय बताया जाता है, ये आपके आर्क बिशप ऑफ योर्क कहे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, फेमस सरमन इन्होंने दिया, ये सरमन का नाम याद रखना, सरमो लूपी एंड एंग्लोस सरमो लूपी एंड एंग्लोस जो है वो सरमन ऑफ द वोल्फ ऑफ द इंग्लिश, एक जो है वो सरमन दिया। सरमन होता है आपका, किसको कहते हैं, उपदेश। ये भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। बताओ यहां तक डन है क्या? वाई टाइप करो फटाफट से। और एक है आपके बायरफर्थ, तो तीन और नाम, अल्फ्रिक, आपके वुल्फस्टन और बायरफर्थ जो है वो नाम से तीन और महत्वपूर्ण जो है वो लोग हुए, जिनमें से वुल्फस्टन के बारे में इन्होंने एक फेमस सरमन दिया, सरमो लूपी एड एंग्लोस, जिसका अर्थ होता है सरमन ऑफ द वोल्फ ऑफ द इंग्लिश, सरमन ऑफ द वोल्फ ऑफ द इंग्लिश जो है वो इन्होंने दिया। ठीक है, ये उपदेश है एक, इसका नाम ध्यान में रखना कि ये किसने दिया, अगर पूछा जाए तो ये कौन है, आपके वुल्फस्टन है। फिर मैंने यहां आपको कहा था कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट का यूज उस समय पे किया गया, और उन मैन्युस्क्रिप्ट में से जो है वो आपके बीवुल्फ, जूनियस, एक्स्टर और वर्सेली जो है वो 4 मैन्युस्क्रिप्ट थी। बीवुल्फ, जूनियस, एक्स्टर और जो है एक्स्टर बुक और वर्सोली। अच्छा, इसमें एक और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी ध्यान देना। ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है कि सर उस समय डायलेक्ट जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में यूज किए जाते थे, 4 अलग अलग डायलेक्ट जो है वो यूज किए जाते थे, उनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो डायलेक्ट था, मतलब भाषा का जो तरीका था, वो प्रमुख डायलेक्ट जो है वो क्या था, डोमिनेंट लिटरेरी डायलेक्ट था, जो अल्फ्रेड ने भी यूज किया था, किंग अल्फ्रेड ने भी यूज किया था, वो था वेस्ट सैक्सन। यहां तक की बातचीत के बाद में हम पहुंचे थे, एक वापस से हमने रिवाइज किया था कि रोमन्स आए कब, 43 में, उसके बाद में 410 में जो है वो रोमन्स चले गए आपका ब्रिटेन से, सेल्टिक जो है वो लोगों को, सेल्टिक प्रजाति को छोड़ते हुए। 449 में एंगल्स, सेक्शंस और ज्यूट्स आए। 597 में जो है वो सेंट अगस्तिन जो है वो क्रिश्चियन मिशन पर निकले। 871 में जो है वो असेशन हुआ, यानी आपके राजा बने, ताजपोशी हुई किंग अल्फ्रेड की। उसके बाद में बैटल ऑफ ब्रनबर्ग हुआ आपका 937 में। 993 में होता है आपका बैटल ऑफ माल्डन। 1066 में होती है नॉर्मन विजय, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से इसे भी हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से। टाइप करो वाई की सर डन है, एक बार रिवीजन करना बहुत अच्छी बात है, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे। ठीक, बताओ, सुपर फास्ट बना के जो है वो रिवीजन हो चुका है। अब कुछ डेवलपमेंट्स की बात करते हैं कि सर धीरे धीरे जो है वो इंग्लिश आगे कैसे चली। अभी तक हमने जितनी बात की थी वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। वो क्या था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इतिहास की बात हम कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो है वो पार्टीशन में इंग्लिश जो है वो मतलब निकली जो है वो बनी, या लिटरेचर बना, साहित्य कैसे बना। फिर शुरुआत होती है किसकी? पॉइंट सेकंड अपना, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश हिस्ट्री, दोनों में क्या फर्क है। इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य, और दूसरा है अंग्रेजी इतिहास। अंग्रेजी साहित्य और इतिहास, क्या लिटरेचर और हिस्ट्री जो है वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, या एक ही जो है वो बात को डिनोट करते हैं? इसको देखने के लिए सबसे पहले इन 4 से 5 छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश हिस्ट्री आर इंस्पेरेबली लिंक्ड। वो दोनों एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। भाई देखो, इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट जैसे जैसे इंग्लिश हिस्ट्री जो है वो इतिहास बढ़ता गया, इतिहास जो है वो मजबूत होता गया, वैसे वैसे जो है वो क्या होता गया? इंग्लिश लिटरेचर भी मजबूत होती गई। अच्छा एक बात बताओ, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो इंग्लिश थी और आज की जो इंग्लिश है या जो मॉडर्न इंग्लिश है, क्या वो सेम है? क्या वो सेम है? पहली बात तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर वो सेम नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका कोई भी मतलब मॉडर्न इंग्लिश जो है वो कहीं से भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड से इंपैक्टेड ही नहीं है? तो ये कहना भी गलत होगा कि सर सोर्सेज तो हम कहां से लेकर चल रहे हैं? स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, हिस्ट्री से लेकर चल रहे हैं। भैया इतिहास बना है, देखो इतिहास जैसे जैसे बना वैसे वैसे साहित्य जो है वो डेवलपमेंट हुआ है।
साहित्य का डेवलपमेंट जो है वो इतिहास के साथ साथ हुआ है, हिस्ट्री के साथ साथ हुआ है। सो दे आर इंटरलिंक्ड, है ना, कि वो ऑलरेडी जो है वो क्या है, इंटरलिंक्ड है। हिस्ट्री और आपका इंग्लिश हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर दोनों के दोनों एक दूसरे से पहली बात तो लिंक करते हैं। दूसरी बात, एवरी राइटर बिलोंग्स टू हिज रेस एंड एज। देखो बहुत सारे राइटर हुए जिनमें से हम पढ़ते हैं कि सर पहले हम चौसर पढ़ेंगे, फिर हम शेक्सपियर पढ़ेंगे, इसके बाद जो है वो अलग अलग, जैसे मिल्टन का जो है वो एज आया, आपके जो है वो ड्राइडन का एज आया, है ना, आपका पॉप का एज आया। तो हर एक राइटर का अपना एक जिनर है, उसका अपना एक काल है, एक टाइम है, और उस स्पेसिफिक टाइम पे उसने किसी स्पेसिफिक डोमिनेंट थीम को लेकर या किसी स्पेसिफिक जो है वो पर्टिकुलर रीजन को लेकर कुछ लिखा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हर एक राइटर जो है वो अपनी रेस या एज से बिलोंग करता है। हिज राइटिंग्स एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ हिज पीपल। और उसकी जो राइटिंग है, उसकी जो लेखनी है, वो क्या बताती है, उस समय वहां के लोगों की जो स्पिरिट है वो बताती है। उस समय लोगों की जो स्पिरिट रही है, लोगों का जो मतलब एक तरीके से भावनाएं रही है, उनको बताने का काम करती है वो राइटर्स का जो वर्क है। हेंस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज बोथ नेशनल एंड पर्सनल। इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है इंग्लिश लिटरेचर का, वो दोनों तरीके से, वो नेशनल भी है और आपके पर्सनल भी है। पर्सनल तो कैसे हुआ कि व्यक्ति जो है वो खुद लिख रहा है, राइटर लिख रहा है, अपनी जो है वो एवरी राइटर बिलोंग्स टू हिज रेस एंड एज, और वो लिख किसके बिहाफ पे रहा है, किसको जो है वो दिखा रहा है, वहां के लोगों की स्पिरिट को दिखा रहा है। यानी लोग किस प्रकार के थे, प्रवृत्ति कैसी थी, किस जो है वो धर्म को मानते थे, कैसा जो है वो समाज था, क्या डोमिनेंट जो है वो पावरफुल, मतलब जो है वो कैसा डोमिनेंट था, या मतलब जो है वो मोनार्की थी या लोकतंत्र था। मतलब हर एक टाइप की चीजों की हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे इन सारी चीजों पे जो है वो राइटर्स के अकॉर्डिंग ही बात होती है। मतलब जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ती गई वैसे वैसे इतिहास का भी जो है वो हमें पता चलता गया। इट इज नॉट ओनली रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, यानी इनका लिखा हुआ जो वर्क है वो ना केवल बुक्स का रिकॉर्ड है, बट ऑफ नेशनल लाइफ एंड थॉट। लेकिन ये जो है वो राष्ट्र के विचार और राष्ट्र का जीवन भी है। यानी एक राइटर ने जो लिखा वो राष्ट्र को संबोधित करते हुए लिखा है, वो पूरे राष्ट्र का एक तरीके से जिनर बता रहा है। लिटरेचर, ये बहुत अच्छी लाइन है यार, ये बहुत बहुत ही अच्छी लाइन है। इसको थोड़ा मतलब एक जनरल फॉर्मेशन में भी याद रखना। कहा जाता है लिटरेचर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंग्लिश नेशन। देखो लिटरेचर किसको कहा है, साहित्य किसको कहा गया है, साहित्य कहा गया है ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा ऑफ इंग्लिश नेशन। जो अंग्रेजी राष्ट्र है, जो ब्रिटिश राष्ट्र है, उसकी ऑटोबायोग्राफी, उसकी आत्मकथा जो है वो किसे कहा गया है, लिटरेचर को कहा गया है। तो क्या ये बात कहना जो है वो बेटर होगा कि यस सर लिटरेचर और हिस्ट्री का संबंध है ना, दे बोथ आर कनेक्टेड, यस और नो। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं लिटरेचर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंग्लिश नेशन। इट शोज द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। मतलब लिटरेचर ने हमें क्या दिखाया, क्या शो किया, मॉरल और जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है कि कैसे लोग जो है वो मॉरली कैसे डेवलप हुए या फिर इंटेलेक्चुअली जो है वो कैसे डेवलप हुए, ये सब कुछ जो है वो हमें लिटरेचर ने दिखाया। ये इतिहास को जो है वो दोहराता हुआ प्रकट होता है। स्टडिंग लिटरेचर हिस्टोरिकली रिवील्स द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश माइंड एंड स्पिरिट। बोलो यस और नो। यहां से एक अगर आप एसेंस की बात करो कि सर क्या कहना चाहते हो, कि सर कहना क्या चाहते हो, सो व्हाट आई वांट टू से, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश हिस्ट्री are linked as जो है वो जैसे जैसे हिस्ट्री जो है वो डेवलप होती गई वैसे वैसे लिटरेचर भी डेवलप होता गया। लिटरेचर रिप्रेजेंट करता है आपका माइंड एंड इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द पीपल ऑन दैट टाइम। उस समय के जो है वो लोगों के माइंड को, इंटेलेक्चुअलिटी को या उनके जो है वो डेवलपमेंट को जो है वो दिखाता है, मोरल और आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को दिखाता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें द पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब देखो इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग पीरियड में बांटा गया, यस और नो। बात समझ में आ रही है? वाई टाइप करो, और वाई टाइप करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। क्यों भाई, ऐसा क्या है वाई में? देखो ऑनलाइन में यही एकमात्र जरिया है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ पाऊं। अगर नहीं है तो ना टाइप करो ना, वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर नहीं समझ में आया दोबारा समझा दो। बट इससे क्या होगा कि हम कम्युनिकेट करते रहेंगे। बातचीत का एकमात्र जरिया होता है कमेंट्स।
और वहीं से आपकी रियल भावनाएं जो है वो मैं देख पाता हूं। तो धीरे धीरे साथ साथ में वाई टाइप करते रहा करो, जैसे जैसे बातचीत समझ में आए कि हाँ सर डन है, नहीं नहीं सर इसमें डाउट है, दोबारा बता दो। ठीक है, चलो, तो आई होप यू विल डू इट। द पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि सर इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग पीरियड हुए, अलग अलग जो है वो समय हुए, और समय को मतलब एक तरीके से जो है वो टाइम को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया। तो उसको डिवाइड करने का क्या तरीका था, क्या उसको किसी स्पेसिफिक टाइम के आधार पे जो है वो डिवाइड किया गया, या किसी स्पेसिफिक राइटर के आधार पे डिवाइड किया गया? सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं और फिर बात करते हैं इनके पार्ट की। द पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें, द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स ऑफ फॉर कन्वीनियंस। मतलब हिस्ट्री को, इतिहास को, इंग्लिश का जो इतिहास है, हाँ ये आज जैसे खत्म हो जाएगा ना, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा एंग्लो सेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, 64 से पहले का जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना आप। डन। द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स फॉर कन्वीनियंस, यानी हमने जो है वो इस पूरे इतिहास को, भाई पूरे इतिहास को अगर मान लो मैं अगर इसको 449 से भी मानूं, जहां से हमें पता है कि यहां से पहले तो जो है वो अस्तित्व में नहीं था, अगर यहां से अस्तित्व में आया तो आज चल रही है 2025, तो कितने सालों का इतिहास हो गया, सोच के देखो। इतने सालों के इतिहास को अगर मैं एक साथ मिक्सअप करके पढ़ना चाहूं तो नॉट पॉसिबल, या मिक्सअप करके समझना चाहूं तो नॉट पॉसिबल। इसलिए इसको क्या किया गया, कन्वीनियंस के लिए हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, लिटरेचर को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में, पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। A period is a span of time marked by a distinct literary tendency. That is the definition of a period. कि सर क्या आधार है पीरियड का, यानी जो पीरियड्स आपने बांट रखे हैं उस पीरियड का जो है वो आधार क्या है। तो एक पीरियड, एक समय जो है वो समयावधि क्या है, इज अ स्पान ऑफ टाइम, वो समय का एक पर्टिकुलर जो है वो टाइम का एक जो है वो ब्लॉकेज है, मार्क्ड बाय अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी टेंडेंसी, जो उस समय की साहित्यिक जो प्रवृत्ति है उसको बताती है। कहने का अर्थ क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के लोग, राइटर्स, और जो है वो लिटरेचर हुआ, इतिहास हुआ, तो हर एक पार्ट को हमने अलग अलग तरीके से जो है वो बांट दिया, यानी बहुत सारे पार्ट बना लिए जिसमें उस समय के साहित्यिक जो है यानी लिटरेरी टेंडेंसी को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। ईच पीरियड हैज इट्स ऑन सब्जेक्ट, हर पीरियड का अपना खुद का सब्जेक्ट है, टोन है और स्टाइल है, यानी उसकी जो है वो अपना पीरियड है, मतलब टोन है और आपका सब्जेक्ट है। पीरियड्स ओवरलैप भी करते हैं, ये बात भी आपने देखी होगी कि बहुत सारे पीरियड्स आपको ओवरलैप करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि ये यहां से यहां तक, फिर मिक्स भी जो है वो बीच में कुछ और शुरू हो गया। पीरियड्स ओवरलैप भी करते हैं, नो रिजिड बाउंड्रीज एग्जिस्ट, उसका कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स यहां से लेकर यहां तक फिक्स ही है, पीरियड्स ओवरलैप भी करते हैं। येट द डिवीजन इज हेल्पफुल टू ट्रेस ग्रेजुअल ग्रोथ, हालांकि जो डिवीजन है यानी हमने जो इनको अलग अलग पार्ट में बांट रखा है वो हमें जो ग्रेजुअली यानी निरंतर जो ग्रोथ हुई है, रेगुलर जो ग्रोथ हुई है उसको बताने में हेल्पफुल है। टू मेथड्स ऑफ नेमिंग पीरियड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां से आपको कई बार जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर कई बार तो हमने पढ़ा है राइटर के नाम पे, और कई बार राइटर के नाम के अलावा भी कुछ और चलता है। दो मेथड यूज किए जाते हैं पीरियड्स को बांटने के लिए, दो मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड है आपका हिस्टोरिकल और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव ऑथर। या तो हम ऐतिहासिक तरीके से जो है वो उसको बांट के रखें, उस समय को बांट के रखें, और या दूसरा तरीका है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऑथर के सेंस में उसको बांट कर रखें। जैसे हमने अभी जो पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, 449 एडी से लेकर 1066 जो है वो एडी तक, जिसको हम एक हिस्टोरिकल पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सेक्शन जो है वो पीरियड के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे जो पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, विलियम जो है वो शेक्सपियर के बारे में, उससे पहले चौसर के बारे में। तो चौसर का जो युग है या तो उसको राइटर के नाम पे हम जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अगर उसका कोई ऑथर है तो उसके नाम पे जानते हैं, या फिर उस हिस्टोरिकल जो है वो पीरियड के नाम पे उसे जानते हैं। ऑथर बेस्ड मेथड इज मोर लिटरेरी एंड इफेक्टिव। ऑथर बेस्ड जो मेथड हम लोग यूज करते हैं यानी राइटर के या ऑथर के नाम के आधार पे जो मेथड हम यूज करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है बजाय हिस्टोरिकल। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। यहां मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि पीरियड्स की जरूरत क्यों पड़ी इंग्लिश लिटरेचर में, अलग अलग जो है वो पीरियड्स क्यों बनाए गए, अलग अलग राइटर्स को, रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स को क्यों दिखाया गया, ताकि देखो
जो जो लोग हुए, चाहे वर्ड्सवर्थ ले लो, मतलब वर्ड्सवर्थ तो बहुत बाद में आए, अगर शुरुआत की बात करें चौसर है, उसके बाद में शेक्सपियर है, मिल्टन है, आपके हर एक टाइप के जो राइटर्स हुए, उनका जो जिनर है, उनका जो लिखने का तरीका है, जो टोन है, जो थीम है, जो सब्जेक्ट है उनके, है ना, जैसी लिटरेरी उनकी जो है वो क्षमताएं हैं, वो सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। तो वहां से हमें ग्रेजुअली जो है वो लगातार चल रही जो है वो एक इतिहास के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे डेवलप होता गया, है ना, इस तरीके से डेवलप होता गया। इसलिए हम इन्हें ऑथर बेस्ड मेथड के तौर पे ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये आपके जो है वो ऑथर बेस्ड मेथड की अगर बात करें तो ये 14 सेंचुरी तक आपका जो है वो, इसके पहले 1066 तक, तो उससे पहले या मान लो कि 14 सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी को जो है वो कौन सा समय बताया जाता है, एज ऑफ चौसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ चौसर कहा जाता है, ठीक है। और एज ऑफ चौसर जो है वो किसके नाम पर है? ज्योफ्री चौसर के नाम पे, है ना, ज्योफ्री चौसर के नाम पे जो है वो हम इसे एज ऑफ चौसर कहते हैं। फिर उसके बाद में विलियम शेक्सपियर आए, तो विलियम शेक्सपियर के नाम पर जो है वो 16वीं शताब्दी में जो है वो इसका नाम पड़ा एज ऑफ शेक्सपियर। एज ऑफ शेक्सपियर जो किसके नाम पर है? विलियम शेक्सपियर के नाम पे है। फिर उसके बाद में 1416 के बाद में 17वीं शताब्दी में जो है वो मिल्टन आए, और 17वीं शताब्दी में शुरुआत की अगर बात करें अर्ली 17th की, तो मिल्टन आए, और मिल्टन के नाम पे, जॉन मिल्टन के नाम पे इसका नाम पड़ता है क्या? एज ऑफ मिल्टन। और मिल्टन को तो हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लोस्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इनके फेमस वर्क्स में से एक है। फिर बात आती है आपका जो है वो जॉन ड्राइडन के बारे में, और जॉन ड्राइडन का लेट 17th में, यानी जो है वो आखिरी 17th की अगर बात करें, जो है वो 17th सेंचुरी की अगर बात करें, 17वीं शताब्दी की, तो उसके आखिर में आते हैं जॉन ड्राइडन, और उनकी एज जो है वो क्या कहलाती है? ड्राइडन, आपका एज ऑफ ड्राइडन कहलाती है। अर्ली 18th में, है ना, क्रिटिसिज्म के बहुत बड़े जो है वो, मतलब एक तरीके से मैं कहूं कि रिप्रेजेंटेटिव अलेक्जेंडर पॉप आते हैं, और ये क्या था? अरे जादू, जादू, सॉरी, चलो, अलेक्जेंडर पॉप आते हैं, और अलेक्जेंडर पॉप के नाम पे इसका नाम पड़ता है एज ऑफ पॉप। क्या पड़ता है? एज ऑफ पॉप। उसके बाद में आपके सैमुअल जॉनसन आते हैं मिड 18th में, और उनके नाम पे जो इस एरा का या इस एज का नाम रखा गया वो रखा गया एज ऑफ जॉनसन। 19th सेंचुरी अर्ली 19th में जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी आपका रोमांटिक एज जो है वो शुरू होती है, और वहां से इसका नाम रखा गया एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। और 19th जो है वो लेटर में इसका नाम रखा गया एज ऑफ टेनिशन, जिसका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन के नाम पे। डन। तो ये सारे के सारे जो है वो उस जेनर के, उस पीरियड के, उस टाइम के फेमस, बेहतरीन, और जहां से मतलब लिटरेचर को एक तरीके से जो है वो कंटिन्यूटी मिली, उन राइटर्स के नाम है, उन ऑथर्स के नाम है। एक नाम इनमें से ज्योफ्री चौसर, जिनके बारे में हम कल से शुरुआत करेंगे, एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे। उसके बाद में विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब ऐसा नहीं है कि हम जब यहां मान लीजिए जैसे अलेक्जेंडर पॉप को पढ़ रहे हैं तो सर क्या हम पॉप के बारे में ही पढ़ेंगे? नहीं, वो तो सबसे फेमस है, मतलब उनके नाम पे तो हम एज का नाम जानते हैं, बट उनसे रिलेटेड और जितने भी जो है वो लोग हैं या जो वर्क हैं, चाहे वो ड्रामा में हो, पोइट्री में हो, या हर प्रकार की जो है वो चीजों को लेकर हम लोग साथ साथ में चलने वाले हैं। ठीक है, आज खत्म होते ही डाल देंगे पंकज भाई, डोंट वरी अबाउट दैट। ये वाली बात समझ में आई क्या कि ये एज ऑफ चौसर, एज ऑफ जो है वो शेक्सपियर, ये क्यों कहा जाता है? अब देखो, इनका लिखने का, इनका जो है वो वर्क, इनका लिटरेरी तरीका सबका अलग अलग था, इनका लिटरेरी तरीका सबका अलग अलग था। जैसे शेक्सपियर भाई साहब ने कुछ अलग लिखा, है ना, ये तो जानते हैं इनके बारे में। तो जो है वो चौसर साहब ने कुछ अलग लिखा, मिल्टन साहब का जो है वो माइंड कुछ अलग, ड्राइडन का अलग, अलेक्जेंडर पोप जो है वो क्रिटिसिज्म को लेकर आए, जॉनसन आए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो किसकी बात करने लगे? ये नेचर की बात करने लगे, इमोशंस की बात करने लगे, है ना, जो रोमांटिक एरा की बात करने लगे, मतलब रोमांटिक एज जिसके लिए कहा गया। तो कुछ बदलाव जो है वो धीरे धीरे आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आया, है ना, उसके पहले जो है वो प्रकृति की बात भी हुई। तो ये सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे कि कैसे कैसे इनकी एज आई और कैसे कैसे इनमें, हाँ, इसको एक बार सीक्वेंस में ऐसे याद रखना है, चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, पॉप, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। आपका 14, 16, 17, लेट 17, अर्ली 18, मिड 18, 19 और 19 जो है
वो आपका लेटर। ये अर्ली 19 है और ये 19 का जो है वो एंड है, अंत है। फिर ये आपको और दे दिया पूरा पीरियड्स जो है वो और एक बार बेहतर तरीके से टाइम के साथ में मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया कि भाई हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे पहला आपका टाइम है प्री चौसरियन पीरियड, है ना, यानी जिसको हम पढ़ रहे हैं कि चौसर से पहले का पीरियड। और चौसर से पहले का पीरियड यहां तक 1066 तक तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद में नॉर्मन विजय, है ना, फिर आपका क्या होता है नॉर्मन विजय। तो नॉर्मन विजय या बीच में जो 150 साल है जहां इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल साइलेंट रहा, है ना, इंग्लिश लिटरेचर के विषय में यानी साहित्य के विषय में कोई बात ही नहीं हुई, फिर वो जो है वो रिवर्ट होना शुरू हुआ। तो ये सारी बात 500 से लेकर आपका 1340 तक का जो समय है वो आपका क्या कहलाता है, 1340 तक का जो समय है वो प्री चौसरियन पीरियड कहलाता है, यानी चौसर से पहले का समय कहलाता है। इसको हम एंग्लो सेक्शन, ये पढ़ लिया 1066 तक। उसके बाद में एंग्लो नॉर्मन भी कहते हैं, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मल या ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। और इस एरा को जो है वो, इस एज को क्या कहा जाता है, प्री चौसरियन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, फिर बात आती है एज ऑफ चौसर, यानी चौसर की जो एज है, चौसर का जो समय है, जॉफरी चौसर का जो समय है, उसमें ये 1340 से 1400 तक, 1340 से 1400 तक। और इस समय को मिडिल प्लेंटिनेट कहा जाता है, यानी ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के तौर पे भी हम लोग जो है वो इसको पढ़ते हैं। उसके बाद में आती है आपका चौसर से लेके टोटल्स मिल्सनेरी तक, मिल्सेनी तक, 1400 से लेके 1557, जो आपका लेटर, मतलब ये हालांकि जो है वो इस मतलब जो है वो एज को हम एक साथ में ही काउंट करते हैं। हम तो यहां से आ गए थे, देखो चौसर से सीधा सीधा हम कहां आ गए थे, फिर शेक्सपियर पे आ गए थे, फिर मिल्टन पे, फिर ड्राइडन पे, फिर पॉप पे, फिर जॉनसन पे, फिर वर्ड्सवर्थ पे, फिर जो है वो लॉर्ड टेनिसन पे। तो अगर आप इसको एक साथ में कंप्लीट जो है वो काउंट करना चाहें तो कंप्लीट काउंट कर सकते हैं। ये जो है वो मिडिल, मतलब ये आपका एक तरीके से डोमिनेंस के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है आपका प्लेंटिनेट, यानी उस समय का जो है वो शासन के बारे में कहा जाता है। यानी मिडिल जो है वो आपका मध्यकालीन शासन हुआ, फिर उसके बारे में जो है वो आपका लेटर प्लेंटिनेट हो गया, या अर्ली जो है वो टर्डर हो गया, है ना, शुरुआती। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार वापस से इसको जो है वो रिवाइज करते हैं। प्री चौसरियन जो हमने अभी पढ़ा है, जिसको आज हम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद में नंबर आता है एज ऑफ चौसर, जो हम कल से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, 1340 से। तो आप कहोगे सर अभी तो 1066 तक ही पहुंचे थे आप, तो चल रहे हैं ना भैया। फिर आता है आपका एज ऑफ शेक्सपियर 1557 से 1625। अब देखो मैंने कहा था इनकी जो कालखंड है उनमें जो है वो क्या है, परिवर्तन भी है, ओवरलैपिंग है। इनके कालखंड में क्या है, ओवरलैपिंग भी है, ये भी ध्यान रखना, मतलब इनका टाइम स्पेसिफिक टाइम में ओवरलैपिंग भी करता है। इसमें आपके जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड के तौर पे हम इसको एलिजाबेथेन या जेकोबियन जो है वो पीरियड कहते हैं। रेनेशा पीरियड या रेनेशा काल आपका एलिजाबेथेन का, और जेकोबियन जो है वो पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। फिर आता है आपका एज ऑफ मिल्टन 1625 से 1660, जिसके बारे में हम अगर बात करें काल सीमा के बारे में तो ये कैरोलिन एज होगी। ये कौन सी होगी, कैरोलिन एज होगी। एज ऑफ ड्राइडन को रिस्टोरेशन पीरियड या रिस्टोरेशन एज हो गया। उसके अलावा एज ऑफ पॉप को जो है वो क्वीन एनी या अर्ली जॉर्जियन जो है वो पीरियड हो गया। उसके बाद में मिडिल जॉर्जियन हो गया, लेटर जॉर्जियन या एज ऑफ रिवोल्यूशन हो गया, और उसके बाद में जो है वो विक्टोरियन एज हो गया आपका लॉर्ड टेनिसन का। तो ये सब के सब जो है वो पार्ट वाइज चल रहे हैं, सबके सब क्या चल रहे हैं, पार्ट वाइज चल रहे हैं। बोथ आर करेक्ट, दोनों को दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। हालांकि एक साथ में अगर किसी को ऐसा लगता हो कि सर ये सारे पीरियड्स एक साथ में याद नहीं हो रहे हैं, तो इतनी ऐसे यहां ऐसा ना टेंशन लाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि उनको सारे एरा याद हो। क्या कर लोगे, मुझे बताओ। देखिए कितनी जो है वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इस एरा का टाइम बताओ। कितनी एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है कि इस एरा का कौन सा टाइम जो है वो है, या ये एरा कौन से टाइम का है। नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा नहीं है। तो एक एक जैसे जैसे अपन चलते रहेंगे वैसे वैसे इनके बारे में याद भी होता रहेगा। जैसे 1066, फिर उसके बाद की आगे की बात। तो ये सेम वही है आपका एज ऑफ टेनिसन, जिसको विक्टोरियन एज, वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक एज, जॉनसन हो गया, ऑगस्टिन एज हो गई, पॉप वाली, ड्राइडन, मिल्टन, शेक्सपियर, चौसर, और आपका जो है वो प्री चौसरियन। अब एक बार वाइट टाइप करोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। सॉरी, ठीक है। तो
तो इनकी एज ग्रुप को लेकर जो है वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को टेंशन में मत लाओ। अब बात करते हैं किसके बारे में, चलो अगली बातचीत है प्लेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इन आवर स्टडी, कि भाई हमारे जो है वो स्टडी में मतलब इंग्लिश लिटरेचर का या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो क्या प्लेस है, क्यों हम लोग इसको जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो अर्लियर क्रिटिक्स सेपरेटेड एंग्लो सेक्शन फ्रॉम लेटर इंग्लिश लिटरेचर। शुरुआत में कुछ जो क्रिटिक हुए उन्होंने एंग्लो सेक्शन जो पीरियड है यानी प्री चौसरियन जो पीरियड है उसको लेटर इंग्लिश लिटरेचर से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया वो अलग थे, हम अलग हैं, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो अलग था और हम क्या हैं, अलग हैं। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या कहता है, ठीक है, पहले उन्होंने जो है वो क्या इस तरीके से मतलब कैसे इसको क्रिटिसिज्म किया, उसको छोड़कर अगर मॉडर्न व्यू की बात करें तो ये मैं आपको पहले कह चुका हूं, इंग्लिश लिटरेचर डेवलप्ड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम एंग्लो सेक्शन रूट्स, है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंग्लो सेक्शन रूट से ही इसकी शुरुआत बताई जाती है, इसी पीरियड से इसकी शुरुआत बताई जाती है। भले ही मॉडर्न व्यू में आते हुए, मॉडर्न इंग्लिश में आते हुए हमने काफी सारे चेंजेस देख लिए लिटरेचर में, लेकिन शुरुआत तो भाई रूट तो रूट होगी, जहां से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को तो मानना पड़ेगा। और सबसे पहले जो ज्ञात हुआ यानी जो जानकारी में आया वो कौन सा था, 449, जहां पे तीनों जातियां उस जो है वो ब्रिटेन प्रजाति पर या वहां आके उस आइलैंड पर जो है वो क्या करती है, कब्जा जमाती है। Thus, ओल्ड इंग्लिश इज एन अर्ली स्टेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का एक अर्ली स्टेज है। इंग्लिश लिटरेचर बिगन लॉन्ग बिफोर चौसर, है ना, चौसर से भी बहुत पहले शुरू हो गया था। मतलब कहने का अर्थ ये है भैया चौसर तो बहुत बाद में आया। अब मैंने पहले दिन भी कहा था स्टार्ट करते ही कि स्टार्ट में बच्चा कहता है साहब चौसर से शुरू करते हैं, है ना, चौसर से भी पहले जो है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो रखा गया। इन द 5th सेंचुरी जो है वो यहां 5वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई थी, 449 से इसका एक तरीके से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है। इट ग्रू फ्रॉम सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स ऑफ अर्ली टेक्टोनिक ट्राइब्स, जो आपका इट ग्रू फ्रॉम सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स, जो मतलब लेजेंड्स होती है पौराणिक कथाएं, धीरे धीरे जो है वो सॉन्ग्स और पौराणिक कथाओं के आधार पे जो है वो जो शुरुआती ट्राइब्स जो यूज करती धीरे धीरे उनके आधार पे इसको बाद में डेवलपमेंट मिली। क्रिश्चियनिटी लेटर इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्म एंड थॉट। अगर बात करें क्रिश्चियनिटी की तो क्रिश्चियनिटी जो है वो काफी बाद में जुड़ी, क्रिश्चियनिटी जो है वो काफी बाद में जुड़ी। पहले तो पैगन थे, मतलब जो है वो बहुदेववादी थे, और 597 में जो है वो सेंट अगस्तिन के आने के बाद में जो है वो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव धीरे धीरे जो है वो पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है ये वाली, ये तो वैसे पढ़ लिया हमने कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो कॉन्क्वेस्ट से पहले कैसी थी, मतलब जब नॉर्मन विजय हुई थी उससे पहले जो है वो इंग्लिश लिटरेचर कैसा था। तो उसका एक असेंस अगर आप देखना चाहोगे तो अ लार्ज बॉडी ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री हैज सर्वाइव्ड मेनली हेरोइक एंड रिलीजियस। उस टाइम पे जो है वो एंग्लो सेक्शन पोइट्री, मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था याद है, मैंने कहा था पोइट्री फर्स्ट प्रोज लेटर, पहले पोइट्री आई फिर प्रोज आया। पोइट्री कैसी आई सर, एक तो पोइट्री में कैनिंग्स का यूज किया गया, दूसरी पोइट्री जो है वो हेरोइक डीड्स को बताने वाली पोइट्री, जैसे बीवुल्फ जैसा महाकाव्य जो है वो एपिक लिखा गया, काफी जो है वो बेहतरीन लिखा गया उसको, मतलब एक तरीके से। और उसके अलावा जो है वो क्या था, मेनली हेरोइक और रिलीजियस जो है वो पोइट्री पे काम किया गया। फिर बीवुल्फ इज द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पोइम, है ना, अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पोइम। देखो बीवुल्फ को जो है वो कहा गया कैसा, इपिक है ये, इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करो तो ये एपिक है आपका, है ना, महाकाव्य है। और अगर सबसे ओल्डेस्ट पोइम की बात करें, सबसे ओल्डेस्ट पोइम की बात करें तो आप लिखो फटाफट से, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ बीवुल्फ्स बैटल विद मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन्स, है ना। इसमें जो है वो क्या बताया गया, इस महाकाव्य में जो है वो हेरोइक डीड बताए गए हैं बीवुल्फ के, कि कैसे उन्होंने मॉन्स्टर और ड्रैगन्स से जो है वो लड़ाइयां की। पोइम्स हैज बोथ पैगन एंड क्रिश्चियन एलिमेंट्स, पुराने समय यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो पोइम्स थी उसमें पैगन आपका 597 से पहले और उसके बाद में क्रिश्चियन एलिमेंट्स भी जो है वो दिखाई पड़ते हैं उनके वर्क में। कैडमोन जो फर्स्ट क्रिश्चियन पोइट के नाम पे जाने जाते हैं, ये इंस्पायर्ड बाय गॉड टू कंपोज हाइमन्स। साइनवुल्फ जो ऑथर ऑफ क्रिस्ट एलेनी ड्रीम ऑफ द रोड जो है वो बताए जाते हैं। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जिन्होंने लैटिन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, और ये पहले जो है वो इंग्लिश प्रोज राइटर थे। और सबसे ओल्डेस्ट अगर पोइम की बात करें तो वो है आपकी विरचित 150 लाइन की, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की अगर कुछ फीचर्स की बात करें, ये भी अच्छा है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। अगर मान लो ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो है वो क्या पूछ ली जाए कि सर इसकी अगर विशेषताएं पूछ ली जाए कि ओल्ड इंग्लिश
पीरियड में पोइट्री की क्या विशेषताएं हैं। तो पोइट्री कैसी थी, 50 बार बता चुका हूं, शायद याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। अलिटरेटिव वर्ड्स था, रिपीटिशन इनिशियल कंसोनेंट्स का, इसका मतलब अलिट्रेशन था, ठीक है। रिदम नहीं थी, राइम नहीं थी, रिदम जो भी था वो एक्सेंट के ऊपर बेस्ड था। कैशुरा का यूज हुआ था ना, कैशुरा होता है आपका पोज, यानी जो है वो दो लाइन के बीच में आपका डिवाइडिंग ईच लाइन इनटू टू हार्स, है ना, दो लाइन को अलग अलग जो है वो कॉमा लगाकर दोनों में पोज लगाना, ठीक है। 4 स्टेज सिलेबल पर लाइन, और हेरोइक और मोरल टोन जो है वो उनकी पोइट्री में दिखाई पड़ती थी। किसमें, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के कुछ खास गुण जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 बातें याद रखना, ठीक है। कैनिंग्स भी जो है वो डेफिनेशन याद रखना। फिर बात आती है आपका नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टू चौसर, है ना। 1066 में होती है नॉर्मन विजय, 1066 में होती है नॉर्मन विजय। और अब यहां से लेकर चौसर तक का जो युग है, यानी चौसर तक कैसे पहुंचे अपन। नॉर्मन विजय होती है 1066 में, और उसके बाद में ये जो कालखंड है वो कहां से कहां तक चलता है, 1066 से जो है वो 1340 तक। और चौसर भैया कब आए, 1340 से 1400 तक, है ना। चौसर का समय जो है वो क्या बताया जाता है, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर 1340 से 1400 तक, ठीक है। क्या था पंकज भाई, कैशुरा, पोज होता ना, पोज, जो पोइम्स में हाल्स लगाने के लिए, यानी दो अलग अलग जो है वो भाग दिखाने के लिए, पोइम्स के बीच में, लाइन के बीच में, एक सिंगल लाइन के बीच में जैसे रुककर हम उसको जो है वो आगे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए यूज किया जाता है कैशुरा, ठीक है। चलो, आफ्टर 1066 इंग्लिश स्ट्रगल टू सर्वाइव एज अ रिटन लैंग्वेज। 1066 में जब नॉर्मन विजय हो गई थी, उसके बाद में, नॉर्मन विजय के बाद में इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ने एक रिटन लैंग्वेज के तौर पे सर्वाइव जो है वो आपका इंग्लिश स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव करने में भी स्ट्रगल करने लगी। यानी जैसे जैसे धीरे धीरे क्या हुआ था कि एक बार बीच में जो है वो 449 से लेकर 1066 तक लगातार जो है वो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हुआ, लगातार इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हुआ। और खासतौर से सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो हमें कहां देखने को मिलता है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट आने के बाद में। क्यों, क्योंकि वो मेनली जो है वो इंग्लिश को पढ़ाने में, यानी अंग्रेजी लोगों को शिक्षा देने में, और साथ में जो है वो लैटिन को अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करवाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि लोग जो है वो उन पे पढ़ लिख कर जो है वो कुछ बेहतर कर सके। बट जैसे ही नॉर्मन विजय होती है, उसके बाद में जो है वो इंग्लिश में वापस से थोड़ा सा जो है वो पोज आता है। अब नॉर्मन विजय के बाद में जो मुख्य लैंग्वेज हुई वो क्या थी, इंग्लिश नहीं थी। नॉर्मन विजय के बाद में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मन विजय के बाद में जो है वो मुख्य लैंग्वेज के तौर पे जो है वो किसे देखा जाने लगा, फ्रेंच और लैटिन को। जो लॉ यानी आपका कोर्ट की, है ना, लॉ की, चर्च की और एजुकेशन की जो मुख्य भाषाएं थी वो इंग्लिश ना होकर अब जो है वो क्या बन जाती है। देखो मैंने कहा था ना, समय के साथ काफी सारे बदलाव आए। पहले इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं था, फिर इंग्लिश आई, फिर जो है वो नॉर्मन विजय हुई 1066 में, तो उसके बाद में फ्रेंच और लैटिन का डोमिनेशन बढ़ गया। अब लॉ यानी जो है वो कोर्ट की भाषा कहूं, नियमों की भाषा कहूं, या फिर एजुकेशन की भाषा कहूं, या चर्च की भाषा कहूं, यानी धर्म, शिक्षा और आपका जो है वो नियम, लॉ, तीनों में ही फ्रेंच और लैटिन का जो है वो डोमिनेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इंग्लिश जो है वो उसका डोमिनेंस खत्म होने लगा। और इसी तरीके से लगभग 150 साल तक इंग्लिश लिटरेचर जो है वो साइलेंट रहा, अंग्रेजी साहित्य जो है वो साइलेंट रहा। तब नॉर्मन विजय के बाद में 150 साल तक अंग्रेजी लिटरेचर यानी इंग्लिश लिटरेचर साइलेंट रहा मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर आते हैं रिवाइवल स्टार्टेड अंडर किंग जॉन 1199 में, 1119 से लेकर 1216 तक एक समय दिया जाता है किंग जॉन का। किंग जॉन जब आते हैं तो उसके बाद में वापस से जो है वो रिवाइवल स्टार्ट होता है, किसका, इंग्लिश का। किसके अंडर में, किसके नेतृत्व में, किंग जॉन के नेतृत्व में। किंग जॉन 1199 से 1216 तक, 150 साल तक लगभग जो है वो इसके बारे में कोई विशेष चर्चाएं नहीं हुई।
द लॉस ऑफ फ्रेंच पोजेशंस यूनाइटेड द नेशन एंड स्ट्रेथन्ड इंग्लिश। मतलब हुआ क्या कि जैसे ही किंग जॉन जो है वो आए तो धीरे धीरे फ्रेंच पोजीशन जो है वो कम होने लगा, फ्रेंच और लैटिन पोजीशन जो है वो कम होने लगा और इंग्लिश जो है वो डोमिनेंस में आई और फिर इंग्लिश जो है वो क्या हुई, यूनाइटेड द नेशन, उससे लोगों में जो है वो यूनिटी आई और यूनिटी आने से जो है वो अंग्रेज जो है या ब्रिटिश जो है वो क्या हो गए, और ज्यादा स्ट्रेंथ हो गए, और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो एक बार वापस से इसको रिवाइज करवाता हूं। 1066 में नॉर्मन विजय, नॉर्मन विजय होने के बाद में जो है वो समय आता है किसका, आपका नॉर्मन विजय से लेकर 64 तक का जो समय है 1066 से लेकर 1340 तक का, क्योंकि 1340 से 1400 का जो समय है वो किसका है, एज ऑफ चौसर कहा जाता है। तो इस बीच में क्या क्या जो है वो बदलाव है। इस बीच में पहला बदलाव ये हुआ कि 1066 के बाद में इंग्लिश नॉर्मन विजय के बाद में जो है वो धीरे धीरे प्रभुत्व कम हुआ। यहां पर फ्रेंच और लैटिन जैसी भाषाएं जो है वो लॉ में, एजुकेशन में और आपका धर्म यानी आपका चर्च की भाषाओं में यूज किया जाने लगा। बट लगभग 150 साल तक इंग्लिश जो है वो साइलेंट रही, इंग्लिश लिटरेचर यानी साहित्य में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन एक तरीके से मैं कहूं कि डोमिनेंस में जो है वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं आया। फिर आते हैं आपके 1199 से 1216 तक एक समय आता है किंग जॉन का, और किंग जॉन के समय पर वापस से इंग्लिश लिटरेचर जो है वो प्रभुत्व में आना शुरू होती है और किंग जॉन के समय से जो है वो दोबारा लिटरेचर में जो है वो डोमिनेंस आया, लोग यूनाइटेड हुए और इंग्लिश वापस से जो है वो पकड़ बनाना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच पोजीशंस जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। अब आ जाओ फटाफट से, ये मैंने साथ में हिंदी इसलिए यूज कर ली ताकि थोड़ा सा इनके बारे में आपको और चीजें पता रहे, है ना, इस बात को पॉजिटिव लेना। कई बार होता ना कि हाँ सर हमने लेमंस ब्रूट जो है वो नाम तो याद कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसके बारे में है, और आपने बताया था बट डेफिनेटली हमें याद नहीं रहा, तो उसको भी देख लेना साथ साथ में। जैसे इंग्लिश रिवाइवल और मेजर वर्क, जब वापस से इंग्लिश जो है वो रिवाइवल हुआ इंग्लिश का, तो उस समय पे जो मेजर वर्क है वो कौन कौन से थे देख लेना। अगर एग्जाम ओरिएंटेड हुआ तो मैं इसको प्रैक्टिस में और ले लूंगा। जैसे सबसे पहले एक ये तो जरूर याद कर लेना, आपका लेमंस ब्रूट 1205 में लिखा गया, 1199 में किंग जॉन आए, 1199 से 1216 तक उनका जो है वो कार्यकाल बताया जाता है। तो उसके जो है वो अगर बीच की बात करें 1205 में लेमंस ब्रूट लिखा गया। ये ब्रिटेन का पौराणिक इतिहास बताता है। ये क्या बताता है? ब्रिटेन का पौराणिक इतिहास बताता है। लगभग 30,000 पंक्तियां इसमें थी। एंग्लो सेक्शन का जो अलिटरेटिव वर्क है और फ्रेंच तुक दोनों का प्रयोग इसमें हुआ। एंग्लो सेक्शन को भी लिया गया और फ्रेंच की जो है वो तुकबंदी भी इसमें ली गई। ये ब्रिटेन का पौराणिक इतिहास है, ये ब्रिटेन का पौराणिक इतिहास है। लेमंस ब्रूट 1205 में है ना, किंग जॉन के जो है वो नेतृत्व में। फिर 1215 में आता है आपका ऑर्मलम। ऑर्मलम जो है वो ओम नामक पादरी द्वारा लिखे हुए उपदेश है, बिना तुकबंदी, या हालांकि इनमें से कोई बहुत ज्यादा जो है वो मैं कहूं कि प्रमुख तौर पे नहीं देखा जाता है। अगर मुझे इनमें से सबसे मेन बताना था तो वो यही था, कौन सा? लेमंस ब्रूट। लेमंस ब्रूट, लेमंस ब्रूट याद रखना भाई, 1205 में आया था ये। ब्रिटेन का पौराणिक इतिहास इसमें जो है वो दिखाया गया और यहां से इंग्लिश को और ज्यादा जो है वो क्या मिला, थोड़ा सा मतलब यूनिटी मिली, सॉलिडेशन मिला। फिर बात आती है किसके बारे में? लास्ट एंड फाइनल जो है वो पॉइंट अपना, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि सर इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो उसमें आगे क्या देखने को मिला? जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, मिडिल इंग्लिश इवोल्व्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, फ्रेंच एंड सेल्टिक इन्फ्लुएंस। देखो मिडिल इंग्लिश कहां से आई? चौसर का जो युग शुरू हो रहा है वहां से मिडिल इंग्लिश शुरू हो रही है। तो कह रहे हैं कि मिडिल इंग्लिश जो है वो किस किस को इवोल्व करती है, यानी किस किस का मिक्सअप है? ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन, फ्रेंच जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ में सेल्टिक इन्फ्लुएंस। सेल्टिक याद है आपको? सेल्टिक जो है वो प्रजाति जो कहां रहती थी? उस आइलैंड पे जहां आके एंगल्स बसे हैं और फिर इंग्लैंड बना है। तो इनका प्रभुत्व सेल्टिक लोगों का यानी सेल्टिक प्रजाति का, फ्रेंच का और ओल्ड इंग्लिश का प्रभुत्व जो है वो डोमिनेंस हमें दिखाई पड़ता है मिडिल इंग्लिश में। ठीक है, वहीं से इनका डेवलपमेंट हुआ। ग्रामर बिकेम सिंपलियर और वोकेबलरी जो है वो रिचर हो गई, यानी ग्रामर को सिंपल जो है वो तरीके से यूज किया जाने लगा, थोड़ा और जो है वो उसमें सिंप्लिसिटी आई और वोकेबलरी जो है वो और बेहतर यूज की जाने लगी। 1362 तक, बाई 1362 इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल इन कोर्ट्स। अब देखो इससे जस्ट पहले मैंने आपको कहा था कि 1066 में जब नॉर्मन विजय हुई, 1066 में जब नॉर्मन विजय हुई तो उसके बाद में इंग्लिश का डोमिनेंस जो है वो धीरे धीरे कम हुआ। उतार चढ़ाव तो चला ही है ना, इतिहास में वही है। जैसे मान लो आप जो है वो किसी भी
जगह से होंगे। अगर आप राजस्थान या किसी भी जो है वो राज्य से हैं, तो हमारे राज्यों का भी इतिहास है। एक टाइम पे एक राजा आए, फिर उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, या जो है वो युद्ध में वीरगति को वो प्राप्त हो गए, फिर उनकी जगह दूसरे राजा आए, फिर उन्होंने जो है वो कुछ ज्यादा बेहतर काम किया, किसी ने शिक्षा पे काम किया, किसी ने संस्कृति पे काम किया, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ठीक वैसे ही अलग अलग भाषाओं पे उन्होंने काम किया, अलग अलग जो है वो तरीके की चीजें करी। तो 1066 के बाद में जब नॉर्मन विजय हुई, तो फिर फ्रेंच और लैटिन का प्रभुत्व आया था। लेकिन जब वापस किंग जॉन के नेतृत्व में इंग्लिश वापस से जो है वो डेवलपमेंट में आई, कब? 1199 से 1216 के बीच किंग जॉन का जो है वो क्या था, आपका समय था। उस बीच में जब ये वापस जो है वो आती है, तो क्या बनती है आपकी? उसके ठीक बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और 1362 में जो है वो इंग्लिश वापस से कोर्ट की भाषा बन गई। जबकि इससे पहले फ्रेंच और लैटिन जो है वो क्या थी? कोर्ट की भाषा थी। 3 जो है वो डायलेक्ट जो है वो यूज किए गए। इससे पहले भी हमने डायलेक्ट की बात की है, और वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट जो है वो मैंने बताया था, जो सबसे प्रभावी था। अल्फ्रेड जो है वो, किंग अल्फ्रेड जो है वो द ग्रेट ने भी इसे यूज किया था। अब याद तो हो रहा है क्या, या मैं ऐसे मिक्सअप करे जा रहा हूं? देखो, मेरा ये है कि आपको अभी याद हो, इसलिए मैं एक बात को भी कम से कम 4 से 5 बार बताता हूं कि एक बार आपको अभी याद हो, फिर आप जब दोबारा नोट से या दोबारा पीपीटी से या क्लास से पढ़ें तो आपको लगे अरे कितना सिंपल है ये तो। अब इनको देखो, 2 चीजें हैं, नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूंगा, इफ यू वांट कि आपको चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ में याद रहे, एक नोट्स मत बनाओ, एक चार्ट बनाओ, है ना। जैसे अपने लिटरेचर का कोई भी वर्क आप पढ़ोगे ना, जो पूरा, जैसे ड्रामा, अगर मान लो मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ाया है, या मैंने बाकी के जो है वो पर्टिकुलर बहुत सारे वर्ड है जो वर्क्स हैं, जैसे डेविड कॉपरफील्ड मैंने पढ़ाया, तो उस कंडीशन में मैंने जनरली ये किया है कि मैं उसको एक चार्ट में बनाया है। जैसे एक मेन कोई भी व्यक्ति लिया जो उसका प्रोटैगनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, मेन व्यक्ति जहां से बातचीत हो सकती है, और फिर मैंने उसमें क्या किया है, एक एक कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया उस ड्रामा में या उस नॉवल में, वैसे वैसे जो जो कैरेक्टर्स आते गए मैं उनको लिखता गया। तो मैंने ऐसे लिखा कि ये आया, फिर इसका अटैचमेंट इससे हुआ, इनके बीच का जो रिलेशन है कि ये ब्रदर है, फिर ये जो है वो इससे मिला, ये इसकी सिस्टर है, ऐसे करके एक चार्ट बनाना। इसका चार्ट जरूर बनाना ओल्ड इंग्लिश पीरियड का पूरा, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में, कि हमें इसको कम से कम 20-30 पॉइंट में पूरा याद करना है कि हाँ ये चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे पॉइंट याद होने चाहिए। तो हमने बात की वेस्ट सेक्शन जो है वो आपका डायलेक्ट की जो सबसे डोमिनेंट डायलेक्ट रहा किस समय का, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, एंग्लो सेक्शन पीरियड का, जिसको यूज किया था किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने भी। और उस समय पे जब डेवलपमेंट हो रहा था आपका ईस्ट मिडलैंड जो है वो डायलेक्ट, अच्छा 3 डायलेक्ट जिसमें नदन, मिडलैंड और सदन, ये 3 डायलेक्ट रहे। एक तो नदन यानी नॉर्थ वालों का डायलेक्ट था, एक सदन यानी जो है वो दक्षिण वालों का, उत्तर वालों का, दक्षिण वालों का, और एक मिडलैंड बीच वालों का। मतलब एक तो उत्तर वाले लोग थे जैसे ये हैं, तो एक तो इस साइड के लोग थे, एक इस साइड के लोग थे, इनका डायलेक्ट अलग, इनका डायलेक्ट अलग, और ये जो मिडलैंड है इनका डायलेक्ट अलग। 3 जो है वो अलग अलग क्या थे, डायलेक्ट रहे, 3 अलग अलग जो है वो प्रारूप रहे। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो लंदन रीजन था वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट बना। तो पहले एंग्लो सेक्शन में याद रखना, एंग्लो सेक्शन में कौन था, वेस्ट सेक्शन, और अब जो है वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट कौन सा रहा, आपका लंदन रीजन यानी मिडलैंड डायलेक्ट जो है वो आपका मेन रहा। उसके बाद में चौसर ने भी इसको जो है वो यूज किया, चौसर यूज दिस डायलेक्ट गिविंग इट्स नेशनल प्रेस्टिज, जो है वो चौसर ने भी इस डायलेक्ट को, मिडलैंड डायलेक्ट जो लंदन रीजन का है उसको यूज करते हुए इसे नेशनल जो है वो प्रेस्टिज के तौर पे लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। फिर शुरू होता है आपका 1340 के बाद में, 1340 से 1400 तक जो समय शुरू होता है वो होता है चौसर का, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर हम उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एज ऑफ चौसर हम उसे कहते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, आई थिंक यू आर एंजॉइंग ऑलरेडी। मैं कोशिश करूंगा कि अभी जब बाद में जब हम प्रैक्टिस बैच कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसे इसकी एक प्रैक्टिस सेशन में जरूर लेके आऊंगा। जितना हमने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड अगर 50 क्वेश्चन भी बने तो वो 50 क्वेश्चन में बना के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। हर एक एज, हर एक जो है वो आपका समय की प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ताकि कल से हम एक नया पार्ट एज ऑफ चौसर शुरू करेंगे, और भले ही एक क्लास ज्यादा लगे, डजंट मैटर टू मी, और आपके लिए भी ये बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए कि सर शॉर्ट में निपटा दो। शॉर्ट में निपटाने से कोर्स या सिलेबस कंप्लीट होते हैं,
एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं होती। मैं चाहूंगा कि हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हुए चलें और साथ साथ में याद करते हुए चलें। पीडीएफ आज जैसे ही मेरी क्लासेस खत्म होगी फिर मैं एक बार उसको प्रूफ रीड वापस चेक करूंगा, तकरीबन 10 बजे के आसपास रात को जो है वो हम लोग इसको ले लेंगे। डन। पीडीएफ तकरीबन 10 बजे मिलेगी भैया, अभी परेशान मत हो जाना कि पीडीएफ नहीं आई। सो सी यू टुमारो, मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।